गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। सभी लोग बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ ही आप लोगों ने जो है क्लास 11th में सब्जेक्ट चूज़ किया है साइंस। और साइंस में आप जानते हैं कि आपके 3 पेपर होते हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है वो आपके कॉमन है। कुछ बच्चों के हो सकता है बायोलॉजी होगी और कुछ के मैथ्स होगी, है ना। तो केमिस्ट्री आप सभी लोगों के कॉमन है और मैं आप लोगों को भी जो है यहाँ केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। तो आपको आगे जो है, अब आप अपनी लाइफ में आगे आपने साइंस को चूज़ किया है, केमिस्ट्री को चूज़ किया है, तो इसके लिए आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप साइंस में आगे बहुत तरक्की करें और थ्रू आउट लाइफ आप साइंस को जो है अच्छे से समझें, पढ़ें। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे अगर इस चीज़ को समझते नहीं हैं या डेली पढ़ते नहीं हैं तो ये क्या होता है, चीज़ें उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा इस चीज़ में, पर मैं बच्चों को सिर्फ यही एक सलाह देना चाहूँगा कि आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है, इसका मतलब ये है, साइंस मीन्स डिसिप्लिन। साइंस इज़ नॉट ए स्टेटस सिंबल। बहुत सारे बच्चे एज ए स्टेटस सिंबल साइंस ले लेते हैं कि कॉमर्स आती नहीं, आर्ट्स का कहलाना अच्छा नहीं लगता कि साइंस ले लो। बट इट इज़ नॉट ए स्टेटस सिंबल, इट इज़ अ डिसिप्लिन। साइंस इज़ अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स आपको डेली पढ़ना है, भले आप आधा घंटा पढ़ें, लेकिन आपको डेली जो है एक सब्जेक्ट को मिनिमम हाफ एन आवर, आधा घंटा या 1 घंटा एक सब्जेक्ट को देना है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ देने की, यह है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी मतलब खुद पढ़ना, ये नहीं कि 5-6 घंटे स्कूल में पढ़ लिए फिर कोचिंग जाके पढ़ लिए तो हो गए। सेल्फ स्टडी मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट को कम से कम आधा घंटा रोज का देना, आधा घंटा या 1 घंटा जो आप डेली देंगे। अगर आप डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स जो भी है आपके, रोज का आप इन सब सब्जेक्ट को, तीनों सब्जेक्ट को मिनिमम आधा आधा या 1-1 घंटा देते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइंस में। और साइंस आपको सबसे इजी चीज़ लगेगी, बिकॉज साइंस कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पे बेसिस है पूरी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको साइंस अलाइव लगेगी। यूँ लगेगा जैसे हाँ, हमारे सामने जो चीज़ है उसमें भी साइंस है। साइंस बिकॉज साइंस इज ऑल अराउंड अबाउट अस। हमारे चारों तरफ है साइंस, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे बोलने में, हमारे खाने में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे कोई काम करने में, हमारे कपड़े पहनने में, एवरीथिंग, सब कुछ, हर चीज़ में साइंस है। क्योंकि हर चीज़ में एटम यानी परमाणु है, हर चीज़ में जो है मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि साइंस हर तरफ है और वो आपको दिखने लगेगी अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो यही चीज़ें, जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे। और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये धीरे 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 ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और अपने से वो क्लियर नहीं होता है तो वो चीज़ बोझ लगने लगती है। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि साइंस को एंजॉय करें। ये एंजॉय करने वाली चीज़ है, इसको एंजॉय करके आप पढ़ें, है ना, बोझ की तरह ना आप समझें बस, है ना। देन हम स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों से जनरल केमिस्ट्री के बारे में ही बात करूंगा, जनरल बातें, बिल्कुल जनरल बातों का मतलब हताया नहीं करेंगे अपन। जनरल मीन्स व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, क्यों पढ़ रहे हैं हम आखिर इसको, है ना। तो हम आज यही बातें करेंगे, अपन चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, चैप्टर अपन जो है नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहली बात तो ये। तो अगर आप देखें तो केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री किस किस चीज़ के साथ डील कर रही है, कि केमिस्ट्री डील करती है स्ट्रक्चर के साथ में, यानी कि संरचना, कंपोजिशन यानी कि संगठन, और
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थ के गुण। अब गुण कैसे हो सकते हैं? भौतिक गुण हो सकते हैं, रासायनिक गुण हो सकते हैं, है ना। अब ये देखिए, ये हर एक अपने आप में यहाँ एक टर्म है। भौतिक गुणों का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण जिसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया इन्वॉल्व नहीं होती हो, जैसे रंग, गंध, भौतिक अवस्था, है ना, घनत्व, है ना, और पृष्ठ तनाव, शांता, है ना, बहुत सारी हैं चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, क्वथनांक, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाती हैं? गुणधर्मों में आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो यानी कि भौतिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या आएगा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कि जो मैटर है हमारा यानी कि जो पदार्थ है, उसको हम अलग अलग रसायनों के साथ में जब अभिक्रियाएं करवाते हैं तो क्या बनता है, उससे उत्पाद क्या बनता है, वो सारी चीज़ें तो वो किस में आ जाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में आ जाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि बॉन्डिंग यानी कि जो बंध होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी कि जो है उसको हम कहते हैं कि जो है कि नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कि हम ना तो कुछ उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ नष्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? आपके पास रॉ मटेरियल है, आपने उससे कोई प्रोडक्ट बनाया तो आपने कुछ उसमें, ऐसा नहीं कि आपने कुछ उसके अंदर नया चीज इंट्रोड्यूस कर दी या नया कुछ बना दी, मतलब आपने सिर्फ क्या किया है, वहां पर जो पुराना जो आपका रॉ मटेरियल था उसके जो बॉन्डिंग थी, उसके जो बंध थे वो टूटे हैं और नए बंध बने हैं, जिससे आपका एक अलग उत्पाद बन गया। यानी आपने उसके अंदर कुछ भी नई चीज नहीं बनाई, क्योंकि हम मास यानी द्रव्यमान को क्रिएट नहीं कर सकते, हम द्रव्यमान बना नहीं सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम द्रव्यमान को कभी भी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो है हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री में हम किसी भी पदार्थ का संगठन, उसकी संरचना और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक और जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। और बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या है? एटम, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। आ गई बात, रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी केमिस्ट्री जो है वो क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, यानी कि एक शाखा है विज्ञान की, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी उसके जो अवयव हैं मैटर के, यानी पदार्थ के जो बेसिक अवयव हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और वो बेसिक अवयव क्या क्या है? परमाणु, अणु और उनका रूपांतरण। यानी परमाणु और अणु जो है वो मिलकर के जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो परिवर्तित होते हैं, है ना, परिवर्तित होकर के वो दूसरी चीजें बनाते हैं। तो वही चीज है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हम, अब जैसे आप, ऐसी बात नहीं है कि आप साइंस पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है मिलके क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो क्या वहां पर कोई और मास इंट्रोड्यूस हुआ क्या, या हमने कोई द्रव्यमान बनाया है क्या? नहीं, हमने सिर्फ क्या किया? उनको जोड़ा ही तो है, बंदी तो बना है। कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना दिया? मीथेन बना दी, जैसे मीथेन गैस है, हाइड्रोकार्बन बनाया, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया? कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO2 गैस बना दी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर वाटर बना दिया। तो इस तरीके से जो है ये क्या है? नए नए बॉन्ड बन गए, जिससे क्या हो रहा है? हम उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम, यानी हम रूपांतरण को पढ़ते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? मैंने कहा था ना, ये अपने आप में एक टर्म है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी संरचना में जो परिवर्तन होता है वो। प्रॉपर्टीज यानी कि गुणों में भी अंतर आ जाता है। सिंथेसिस एंड इंटरैक्टिव रिएक्शंस ऑफ मैटर। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया? हाइड्रोकार्बन बनाया। फॉर एग्जाम्पल मीथेन बना। देखिए, कार्बन की अभिक्रियाएं या कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, कार्बन के गुण अलग हैं, हाइड्रोजन के गुण अलग हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाएंगे तो उस हाइड्रोकार्बन के गुण ना तो कार्बन जैसे होंगे ना हाइड्रोजन जैसे होंगे, बल्कि वो अपने आप में क्या है? एक अलग ही यौगिक बन गया। और उस यौगिक के गुण कार्बन के गुण और हाइड्रोजन के गुण दोनों से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? चेंज इन प्रॉपर्टीज।
तो प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया। चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ ही, कार्बन अकेला था, हाइड्रोजन अकेले थे, है ना, आपस में मिलके क्या बना दिया, यौगिक बना दिया। कहाँ वो क्या थे, परमाणु की फॉर्म में थे, बाद में क्या हो गए, वो अणु बन गए। तो स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, बॉन्डिंग में चेंजेस होंगे, ठीक है, उनका सिंथेसिस किस तरीके से है। और फिर बाद में मैंने कहा ना कि जैसे अब हाइड्रोकार्बन बन गया, तो वो हाइड्रोकार्बन की अपने खुद के गुण होंगे, अपनी खुद की कुछ रिएक्शंस होंगी, खुद की कुछ क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो इंटरेक्टिव रिएक्शंस हैं मैटर के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आई थिंक आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं और उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी परमाणु और अणुओं का जो रूपांतरण है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब कि पदार्थ के संरचना, संगठन और पदार्थ के गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ है केमिस्ट्री, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में इंडियन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि भारतीय वैज्ञानिकों ने, इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उनका केमिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या हम जो साइंस पढ़ते हैं, काफ़ी हद तक हमको, जैसे आपने भी सुना होगा, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि भारतीय वैज्ञानिकों का कोई रोल नहीं है। उसका कारण ये है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। हम लोग अपने देश की संस्कृति को उतना जानते ही नहीं है वास्तव में, है ना। अगर आप जानने की कोशिश करें, आप अपने जो ग्रंथ वगैरह हैं उनको पढ़ें, कभी आपको जानने का मौका मिले, तो आपको पता चलेगा कि आज जितनी खोजें हो रही हैं और जितनी चीज़ें हैं, इंडियन साइंस, भारत के जो ऋषि मुनि थे, वो पहले के टाइम के जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे और उन्होंने इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको वो वास्तव में खोज चुके थे, खोजें कर चुके थे, वो इन्वेंशन हो चुका था। लेकिन वही बात है कि अपना देश बहुत साल गुलाम रहा और उस गुलामी में जो अंग्रेजों ने जो है वो क्या किया, ना सिर्फ अपना शोषण किया बल्कि अपनी जो हिस्ट्री है उसको भी जो है काफ़ी हद तक क्या किया, बहुत नुकसान पहुंचाया। भारतीय परंपराओं को, भारत की जो है हिस्ट्री जो थी, जो भारत के जो गुण हैं, जो यहाँ की हिस्ट्री है, जो यहाँ के लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ थी, कि उन्होंने क्या क्या जो है काम किए, वो सब जो है कहीं खो गए। और हम लोग आज जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो बेसिकली वही हिस्ट्री है जो हमको पढ़ाई जाई, या जो बाद में जो है अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई या उसके बाद के लोगों के द्वारा लिखी गई। क्योंकि जो एंशंट अपन कह सकते हैं इंडिया है, जो पुराना जो इंडिया था, जो उसकी जो वास्तव में जो एक सभ्यता जो थी, उसके बारे में अपन पढ़ते ही नहीं है। और दूसरा अपना कुछ, मैं सिर्फ किसी एक की बात नहीं करूंगा, हम सबका कुछ ऐसा रहता है कि अपन पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रहता है, तो अपन वहाँ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अपन को जो है लगता है। लेकिन आज अगर आप चरक संहिता, सुषुप्त वगैरह जो है उठा करके पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि आज से हज़ारों सालों पहले जो है इंडिया में बाकायदा जो है शल्य चिकित्सा तक, यानी सर्जरी तक की चीज़ें जो है अपने यहाँ पर है, उन तक का जो है जिक्र किया हुआ है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, है ना। एस्ट्रोनॉमी, जो अपना अंतरिक्ष विज्ञान, ये जो पूरा होता है, जो ग्रहों की जानकारी और उनकी अर्थ से डिस्टेंस, है ना, पृथ्वी गोल है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम सुनते हैं कि ये विदेशी वैज्ञानिकों ने बताई हैं सब चीज़ें। लेकिन वास्तव में इंडिया के जो ऋषि मुनि थे पुराने समय में, ये बहुत सारे जो थे, इनको सब कुछ ये चीज़ें पता थी और इन्होंने ये बाकायदा लिखी हैं, वेदों में, पुराणों में ये चीज़ें लिखी हैं। लेकिन वही बात है, कोई पढ़ता ही नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते हैं, है ना। संस्कृत तो हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक तरीके से एक थोपा गया है कि हम 6th क्लास में संस्कृत पढ़ते हैं, 10वीं में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो संस्कृत में ये सब कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि जितने ग्रंथ हैं, जो कुछ भी है, सब उसी में मिलते हैं। खैर, ये टॉपिक हम कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, कभी क्लास में, जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो मैं आपको बताऊँगा कि जो है क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में, जो हमारे जो पुराने धर्मगुरु थे और वेद पुराण वगैरह में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप सोचेंगे, आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि वास्तव में जो है आपको अपने देश के ऊपर गर्व होगा। खैर, तो हम बात कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान के विकास में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आधुनिक जो भारत के जो रसायन शास्त्र के पितामह हैं वो कहे जाते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये नाम याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है, तो वो है प्रफुल्ल चंद्र रॉय।
उनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने जो है बहुत कुछ बताया कि इंडियन साइंटिस्टों ने क्या क्या किया था। आपको पता है कि एटम का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? कि जब बड़े बड़े माइक्रोस्कोप आए तब पता चला एटम के बारे में। और भारत के जो पुराने जो ऋषि कनाड थे, उन्होंने हजारों सालों पहले ही जो है एटम के बारे में दे दी थी, एटॉमिक थ्योरी दे दी थी बाकायदा, है ना। परमाणु का जो सिद्धांत है वो दे दिया था। लेकिन वही बात है कि अपन उनको समझती नहीं है। फिर अपन क्या है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन जनरल जब हम पढ़ाते हैं 11th-12th बीएससी में, तो ज़्यादातर फॉरेन साइंटिस्टों के नेम आते हैं कि इसने ये रिएक्शन करी, इसने ये रिएक्शन करी, इसने ये रिएक्शंस करी। तो कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये सब इनके ही नाम आ रहे हैं, अपने इंडियन साइंटिस्टों के नाम क्यों नहीं आते? तो उस टाइम थोड़ी सी हंसी भी आती है और कई बार जो है अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, क्योंकि ये हमारा एक बिगेस्ट फेलियर है। बीइंग ए टीचर मैं अपना भी कहूँगा, हम सभी लोगों का, कि जो अपने स्टूडेंट्स को या हम लोग जो है अपने भारत की संस्कृति को नहीं बताते हैं, है ना। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जो महर्षि कनाड थे, उन्होंने पहले ही जो है एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। ठीक है, इसके बाद में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जैसे नागार्जुन है, वाघभट्ट है, गोविंदाचार्य है, यशोधर है, रामचंद्र जी है, सोमदेव है। इन सब ने जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में, यानी भारत की केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, रसायन विज्ञान में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे अगर आप चरक संहिता पढ़ें, जो कि चरक ने लिखी थी, तो वो बेसिकली पूरी मेडिकल साइंस है। जो आप जानते होंगे कि जो आयुर्वेद में जो पढ़ते हैं बच्चे, जो आयुर्वेद में जो है डॉक्टरी करते हैं, वो आज भी जो है चरक संहिता पढ़ते हैं। चरक संहिता में आज भी जो है लगभग हर बीमारी का इलाज है, और किससे है? सिर्फ जड़ी बूटियों के द्वारा, है ना। ऐसे ही अगर आप सुश्रुत द्वारा लिखी हुई सुश्रुत संहिता पढ़ें, तो इसके अंदर जो है सर्जिकल साइंस मोदी वाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ध्यान रखना। सर्जिकल साइंस का मतलब है अपनी जो सर्जरी होती है ना, चीरफाड़ होती है, जो सर्जरी के बारे तक में इसमें लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कहाँ ये इतने हाई इक्विप्ड जो है ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर्स और ये सब, और ये अब होने लगी हैं इतनी सर्जरियाँ इतने फ्रिक्वेंटली। ये सुश्रुत संहिता वगैरह आज से जाने हजारों सालों पहले लिखी गई। चरक संहिता कब लिखी गई, और इनमें जो है आज की बीमारियों के बारे में भी इलाज है। मतलब बहुत एडवांस थे ये लोग, उस टाइम की बीमारियों के बारे में तो थे ही, उसके बाद में और क्या क्या बीमारियां आनी है, मतलब एक तरीके से ये भविष्यवक्ता भी थे। इन्होंने उनके बारे में भी जो है इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। आज भी इसीलिए लोग पढ़ते हैं, वरना तो क्यों पढ़ते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। आपने सबने नाम सुन रखा होगा कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार के पास में एक आयरन पिलर है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, लोह स्तंभ जिसको कहते हैं। ये लोह स्तंभ जो है 1600 साल पुराना है लगभग, और आज तक एज इट इज खड़ा, इसमें जंग नहीं लगा। कोरोजन कहते हैं ना, जंग कहते हैं, जंग नहीं लगा। अब आप खुद सोचिए, एक लोहे की चीज अगर 22 सीजन में अपने 2 दिन बाहर पड़ी रह जाए, उसमें जंग लग जाता है, और वो लोहे का स्तंभ है, स्टील का नहीं है, लोहे का स्तंभ है, लोहे स्तंभ। दुनिया भर के वैज्ञानिक आ गए, उसके ऊपर रिसर्च करके चले गए, लेकिन आज तक कोई उसका रीजन नहीं बता पाया कि इसमें जंग क्यों नहीं लग रहा। ये है इंडियन केमिस्ट्री। आ रही बात समझ में? ये इंडियन केमिस्ट्री है कि वर्ल्ड के साइंटिस्ट आके चले गए और उसके सैंपल लेके चले गए, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पा रहा कि उसमें जंग क्यों नहीं लगा आज तक, और आज से 1600 साल पुराना है वो, कम से कम, है ना। आश्चर्य की बात। तो ये इंडियन केमिस्ट्री है। इंडियन केमिस्ट्री को समझना इतना आसान नहीं है वैज्ञानिकों के लिए, खासकर विदेशी वैज्ञानिकों के लिए। बहुत एडवांस थी अपनी जो साइंस है। पर प्रॉब्लम यह है, आपने जैसे सुना ही होगा रामायण, बहुत सारे लोग तो कहते थे रामायण महाभारत क्या है, सिर्फ ग्रंथ है, लेकिन अगर आप जो है देखें तो उसके बाकायदा एविडेंस है उनके, और अगर आप एविडेंस के थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण में तो अपने पास जहाज भी थे, पुष्पक विमान था रावण के पास। तो इसका मतलब इंडियन साइंस तो बहुत ज़्यादा एडवांस थी उस समय में भी, है ना। और जो ये महाभारत रामायण काल में जो कहा जाता है ब्रह्मास्त्र क्या होता था? बेसिकली एक एटॉमिक बॉम्ब हुआ करता था ब्रह्मास्त्र। देखिए, वो एक उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है, या हमने उसको ऐसा बना लिया, क्योंकि जो हमें टीवी सीरियलों में दिखाया गया कि एक तीर छोड़ा ब्रह्मास्त्र आ गया, तो हमने उसको हमारी सोच वैसी हो गई कि तीर होता था ब्रह्मास्त्र।
लेकिन ये तो क्या है कि सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जिन्होंने सीरियल बनाया वो उस टाइम पे थोड़ी थे कि ब्रह्मास्त्र क्या होता था, कैसा होता था। सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वेदों में और जो श्लोक होते हैं अपने, जो अपने ग्रंथों में लिखे हुए श्लोक हैं, जो ये कहते हैं कि भाई अपन जो है कोई भी मंत्र याद करते हैं और मंत्र से जो है बहुत कुछ शक्तियाँ होती हैं। मंत्रों में शक्तियाँ होती हैं, ये फैक्ट है। मंत्रों में बहुत शक्तियाँ होती हैं। अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंत्रों में वास्तव में बहुत शक्तियाँ होती हैं, है ना। तो मंत्रों से कोई चीज़ आ जाना, कोई चीज़ चला जाना, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। और अपन कहीं दूर बैठे हैं, वहाँ एक दूसरे से बात कर लेना, दिस इज कॉल्ड टेलोपैथी। टेलीपैथी के थ्रू जो है बात करते हैं लोग। तो ये क्या, ये सब चीज़ें कब होती है, जब हम अपनी इंद्रियों को जागृत करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें अभी अपने लिए सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब कुछ साइंस है बेसिकली। क्योंकि ऐसा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका शरीर भी किससे बना है, एटम, मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणुओं से ही तो बना है अपन भी, है ना। तो ये इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल है। देन ये तो बात हुई हमारी जो है कुछ इंडियन साइंटिस्टों के बारे में या इंडियन साइंस के बारे में कि वो कितनी एडवांस थी। देन उसके बाद में है इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, रसायन विज्ञान का महत्व जो है। देखिए वही बात है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ की स्ट्रक्चर, संरचना, उसकी संगठन और उसके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो केमिस्ट्री की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हम इसको जो है एक तरीके से एक माने कि एक ट्री है, तो उस ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो है बहुत सारी, है ना। तो केमिस्ट्री की भी अपने आप में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तत्वों के बारे में। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है 10 तक, है ना, आवर्त सारणी। तो उसमें जितने भी तत्व हैं उन सब तत्वों का ज्ञान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। तत्वों का ज्ञान कि तत्व क्या होता है, कौन सा है, कैसे है, क्या कहाँ मिला, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसके भौतिक गुण हैं, क्या उसके रासायनिक गुण हैं, है ना। अब भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, है ना। कि वो किस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शा रहा है, उससे क्या क्या बना सकते हैं हम, क्या क्या नहीं बना सकते हैं, सब कुछ वो सब हम किस में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनकी बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ। यानी इट इज़ ए ब्रॉड फील्ड। आप जानते हैं कितने तत्व हैं आवर्त सारणी में, और लगभग 107 110 है, बाकी सब पे जो है रिसर्च चल रही है आज भी, है ना। तो बहुत सारे जो है इसके बारे में क्या है अपन पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए यौगिक। देखिए अब वैसे ऑर्गेनिक में आप देखें तो वैसे तो कार्बन इनऑर्गेनिक है, कार्बन की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन की स्टडी किस में करते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जो यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बनों के जो अन्य यौगिक होते हैं, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह कोई भी ग्रुप जोड़ते जाए हम, तो क्या है, हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे क्या बन सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बन सकते हैं, यानी बहुत सारे उसके प्रतिस्थापी बन सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उनके प्रतिस्थापियों का अध्ययन जो करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री पर। फिजिकल पैरामीटर्स मतलब जो आप फिजिक्स पढ़ते हो बेसिकली, कि जो भी है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को हमने अप्लाई किया, है ना। वेग को हमने अगर अप्लाई किया किस पे, केमिस्ट्री पे, तो किस पे अप्लाई करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं पे। और कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या है, और जब रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग आप पढ़ने जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, रासायनिक बल गति की, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। तो वो क्या हो गया, बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जब एटम या हम बात करें एटम की, आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वो किस में आ जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है। क्वांटम को हिंदी में भी क्वांटम ही कहते हैं, है ना। तो वो भी किस में आ जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये अपन कह सकते हैं कि एडवांस केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषण। ये जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ना, आपने सुना होगा आजकल नाम इनका, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक्स होती हैं, है ना, हिंदी में भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी ही बोलते हैं। और एक्सरे, एमआरआई होती है ना। और आपने देखा होगा ईसीजी वगैरह होती है ना। न्यूक्लियर में एनएमआर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना, ईएसआर है। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़े बड़े, और उसमें क्या होता है कि रेडिएशन, यानी हम क्या करते हैं, फिक्स लाइट का, यूवी लाइट या विजिबल लाइट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और यौगिक के ऊपर डालते हैं। उस यौगिक की जितनी भी संरचना है
वो हमको पता चल जाती है। यानी उसमें किस प्रकार के बॉन्ड हैं वो पता चल जाता है, कौन कौन से तत्व हैं वो पता चल जाता है, और कोई तत्व कितना है, क्योंकि उसका मास मालूम चल जाएगा, भार मालूम चल जाता है। तो मान लीजिए कार्बन का भार मालूम चला 24 है, इसका मतलब कार्बन कितने हो गए वहाँ 2, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है, तो वहाँ 2 कार्बन है। तो इस तरीके से जो है हमको हर एक तत्व की जानकारी मिल जाती है। तो उससे क्या होता है, पता क्या चलता है कि हम किसी भी अज्ञात यौगिक को पता कर सकते हैं, उसकी संरचना पता कर सकते हैं, उसकी बॉन्डिंग पता कर सकते हैं, इवन रासायनिक अभिक्रियाएं तक पता कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा एडवांस है अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, बहुत एडवांस चीज़। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, औषधीय विज्ञान, आप जानते ही हैं सारी जो दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह हैं सब इसके अंदर आती हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर भी केमिस्ट्री है। बायोलॉजी में आप देखें तो जब तक आप फंक्शनिंग के तौर पे पढ़ते हैं तब तक वो बायो है, लेकिन जब आप उसके यानी जब आप उसके कार्यों के रूप में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी है वो। लेकिन जब आप उसकी बनावट में जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर में जाएंगे, और उसके जो भी वो कार्य कर रहा है उस कार्य का मैकेनिज्म देखेंगे, यानी क्रियाविधि देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ बायो है ही नहीं, वास्तव में वो पूरी केमिस्ट्री है। इज अ टोटल केमिस्ट्री। चाहे आप सेल का स्ट्रक्चर देख लो, सेल का कार्य देख लो, मतलब कोशिका का जितने कार्य हैं सब के अंदर एंजाइम, हार्मोन, ये सब कुछ इन्वॉल्व है, सोडियम पोटेशियम ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ टोटल सारी की सारी केमिस्ट्री है ना। आप देखें कार्बोहाइड्रेट पूरी केमिस्ट्री, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड है। न्यूक्लिक एसिड आप कहते हो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, मान लिया जेनेटिक मटेरियल है, पर है क्या, है तो वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, है तो वही। और क्या है, राइबो शुगर है, राइबो शुगर के ऊपर एक तरफ क्या लगा है, एमीन बेस लगा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड, मिलकर के क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ते जाओ, पॉलीमर बना दो न्यूक्लियोटाइड का, क्या बनेगा आपका, डीएनए। तो बेसिकली डीएनए है क्या, डीएनए बना किससे है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन, ये 4-5 एलिमेंट है कुल मिलाकर के उसमें। यानी टोटल वहाँ भी क्या है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री है। हाँ, लेकिन जब आप उसकी फंक्शनिंग के तौर पे जाएंगे, क्रियाविधि के रूप में, मतलब जब आप उसके कार्य देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ वो बायोलॉजिकल वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब बनावट देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वो केमिस्ट्री है पूरी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रीज में तो जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सारे केमिस्ट्री है। कोई भी प्रोडक्ट आप बिना केमिस्ट्री के नहीं बना सकते। हाँ, जिन मशीनों से बन रहे हैं उन मशीनों में क्या लग रही है, फिजिक्स। आ रही बात समझ में, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, दे आप पढ़ते जरूर हैं इनको 3 के रूप में, बट दे आर नॉट, दे कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। आप उनको अलग नहीं कर सकते वास्तव में, क्योंकि ये तीनों मिक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो रूट लेवल पे जाएंगे, जब इन तीनों को आप इनको जो है देखते जाएंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हो रही तीनों की, तो आप पता किस चीज़ पे पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे क्वांटम लेवल पे, यानी एटम। चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, शुरुआत उसी कण से हो रही है जिसको हम कहते हैं एटम, पार्टिकल। और जब उस पार्टिकल से शुरुआत होती है तो वहीं से ये ब्रांचेस बनती हैं, एक केमिस्ट्री है, एक बायोलॉजी है, एक फिजिक्स है। तो इंडस्ट्रियल में भी, इंडस्ट्रीज तो बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल ही नहीं है, आपको पता ही है अच्छी तरीके से। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, अगर आजकल एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह है, ये सारी चीज़ें, है ना। और आजकल हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो एक टाइम के लिए तो नो डाउट अच्छी फसल करते हैं, लेकिन बाद में उससे अर्थ यानी सॉइल को अपने क्या होता है, नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, है ना। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इस पर खूब जोर दिया जा रहा है आजकल, है ना। भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है, ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है ना, ताकि जो है लॉन्ग टाइम तक जो है पानी की समस्या ना हो। और समय समय पर जो है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का छिड़काव किया जाता है ताकि आपकी फसल ख़राब ना हो, है ना। और कुछ केमिकल बेस्ड जो है खाद जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और फसलों को जो है बचाने के लिए उनके ऊपर जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का छिड़काव किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज़ है, और नई नई टेक्निक्स आ गई हैं खेती की, है ना। बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आई हैं, उन टेक्निक्स के थ्रू खेती करके जो है हम अच्छी फसल, अच्छी किस्म की फसल जो है उत्पन्न कर सकते हैं। वो सब कुछ केमिस्ट्री के बेसिस पर ही जो है हुआ है। जितनी हाइब्रिड फसलें हैं वो सब केमिस्ट्री है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सब हाइब्रिड चीज़ें हैं वो सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप एटम बम बनाओ और किसी देश पर डाल दो और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव काम करो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री विनाशकारी तो है ही,
लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें तो इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है परमाणु ऊर्जा पर बेसिस आजकल जो है अपने वो चल रहे हैं, जो है क्या बोलते हैं ये एनर्जी पावर प्लांट्स हैं, जिनसे क्या होती है बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो वो जो है किस पे, परमाणु ऊर्जा पे ही चलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक बहुत बढ़िया सोर्स है। हाँ, इसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसको डंप करने का, उसको डिकम्पोज करने का जो है एक इशू ज़रूर है, उसका भी बहुत जल्दी जो है निवारण कर लिया जाएगा। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च चल रही है कि उसे जल्द से जल्द, अभी तक तो यही होता है कि उसे डंप किया जाता है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट्स, अपन अपने एनवायरमेंट को ख़राब ही कर रहे हैं। ह्यूमन जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। हमने काम कर लिया, अब हमने कोई केमिकल यूज़ कर लिया, कुछ प्रोडक्शन कर लिया, वो हमारे यूज़ आ रहा है, हमारे लिए अच्छा है, तो हम उसको बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो हम भूल जाते हैं देखना। और जब उसका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ने लगता है ज़्यादा, और जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगती, तब हमें याद आता है कि ये तो कुछ गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए पॉलीथीन, पॉलीथीन प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में अपनी लाइफ का एक हिस्सा बन गई है। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में पेन होगा, प्लास्टिक का है ना, तो अपनी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ये। कहने का मतलब ये है कि हमें ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि हमने इसका ऑल ओवर वर्ल्ड बुरी तरीके से इसका बहुत उपयोग किया, बहुत उपयोग किया, बनाया उपयोग किया, बनाया उपयोग किया, और जब खराब हो गया तो उसे फेंक दिया। पर ये नहीं देखा कि ये डिग्रेड नहीं हो रहा है, ये डिकम्पोज नहीं हो जा रहा है, हजारों लाखों सालों तक पड़ा है, डिकम्पोज नहीं होता, यानी विघटित नहीं होता है। और ये विघटित नहीं होता थी तो बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके ऊपर ध्यान गया तो पता चला कि ये तो हम तो बहुत टाइम से जो है कर रहे हैं, हमने तो बहुत जमीनें अपनी जो है बंजर कर दी, पानी प्रदूषित कर दिया, जीव मार दिए इतने सारे। क्योंकि आप करते क्या है, कचरा लिया, थैली में लिया, फेंक दिया। अब वो गाय आएगी बेचारी, भूखी है, उसने वो कचरा खाना है, तो वो थैली थोड़ी खोलेगी, वो थैली खा लेगी ऐसे कैसे। तो जैसे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, एसी लगा लिया घर में, ऑफिसों में, बड़े बड़े मॉल्स में, निकल क्या रहा है वहाँ से, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कोई दिक्कत नहीं, ठंडी हवा खा रहे हैं हम, तो मज़ा आ रहा है। लेकिन उस CFC ने क्या किया, जाकर के ओजोन में छेद कर दिया। अब ओजोन में छेद हो गया तो क्या आई, पराबैंगनी किरणें आई, UV लाइट्स। जब UV लाइट्स आई तब पता चला अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, CO2 गैस नहीं थी, है ना। और उसने क्या किया, खूब हमने जो है गाड़ियाँ चलाई, पेट्रोल को खूब दोहन किया, पेट्रोल का CO2 निकल रही है खूब, एनवायरनमेंट में CO2 है। हमने कहा है कितनी, साला 1% से भी तो कम है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया वो जो 1% से भी कम है, उस CO2 ने क्या किया, जो लाइट्स आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। पहले क्या होता था कि जो एनर्जी आ रही है, जो लाइट आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, वो अर्थ के एनवायरनमेंट से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हम तो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं CO2 के थ्रू। एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उससे हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, पोल्स की आइस मेल्ट हुई, पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी। पीने का पानी कहाँ से आएगा भैया, साल भर जो है नदियों से ही तो आता है। और नदियों से कहाँ से आता है, पहाड़ों से। पहाड़ कहाँ से आ रहे हैं, हिमालय से। हिमालय से कहाँ से आएगा, जो अपना ग्लेशियर है उनसे। तो ऐसे अगर अपन पूरी पोलर आइस जो है मेल्ट कर देंगे, तो गर्मियों में क्या बिना पानी के रह पाएंगे, है ना। पानी का खूब उपयोग कर लिया। तो कहने का मतलब यह है, ह्यूमन सिर्फ डिस्ट्रक्टिव काम किया हमने, ह्यूमंस ने। हम एनवायरनमेंट के लिए जो है क्या हो रहे हैं, इतने सजग हो रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया। खैर, अभी भी समय है, अगर हम सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो हम लोगों को तबाही से, इस बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बर्बादी, ये तबाही हम खुद लोग अपने लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है अपनी अदर ब्रांचेस जो है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, मेडिकल लाइन है, इन सब से भी जो है जुड़ी हुई है। ठीक है। देन उसके बाद में है कुछ यूज़ एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ उपयोगी है या कहाँ कहाँ काम आ रही है। मेरे हिसाब से अब तक के आपको लेक्चर में ये समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री अपने चारों तरफ है, अपने अंदर भी है, अपने बाहर भी है। फिर भी हम कुछ जो है यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू।